स्वागत है आप सबों का इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर की बात करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस इन बीम्स, या जिसे हम लोग बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स के नाम से भी जानते हैं। इस चैप्टर के पार्ट 1 में, यानी आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप जिन चीज़ों को सीख पाएंगे उनको मैं समराइज कर देता हूँ। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप फ्लेक्सुरल स्ट्रेस के इंट्रोडक्शन को बता सकते हैं और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बता सकते हैं। फिर आप स्ट्रेस रिजल्टेंट्स के बारे में जान पाएंगे कि स्ट्रेस रिजल्टेंट्स क्या हैं। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रेस रिजल्टेंट का क्या मतलब होता है। फिर हम लोग ये जो चैप्टर अभी बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स है, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्यूचर में इसके क्या यूजेज हो सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जान पाएंगे। और बेंडिंग स्ट्रेसेस या फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस को हम लोग डिफाइन कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। एक मॉडल के यूज से आपको इस वीडियो में डिमॉन्स्ट्रेट किया जाएगा कि एक बीम जो है कैसे डिफ्लेक्ट करती है, बीम में बेंडिंग कैसे होती है, और बेंडिंग के दौरान बीम जो है वो किस तरीके से बिहेव करता है, उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया जाएगा। फिर आप जो है उन वेरिएबल्स के बारे में जान पाएंगे जिन पे बेंडिंग स्ट्रेसेस जो हैं वो डिपेंड करती हैं। यानी किसी बीम में जब बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होती है तो वो किन बातों पे डिपेंड करती है, उन चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। और फिर बीम के कर्वेचर को डिमॉन्स्ट्रेट किया जाएगा कि जब बीम को बेंड कराया जाता है तो उसकी कर्वेचर कैसी रहती है। रेडियस कर्वेचर के बारे में भी डिमॉन्स्ट्रेशन कराया जाएगा। और फिर फर्दर जो डिस्कशन होंगी इसी वीडियो में, तो उसमें आप लोग प्योर और नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग के बारे में जान पाएंगे। यानी व्हाट इज प्योर बेंडिंग एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग, दैट यू कैन डिस्क्राइब। एंड ऑल्सो यू कैन आइडेंटिफाई द प्योर बेंडिंग एंड नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग बाय ऑब्जर्विंग द शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। फिर आप लोग 2 पॉइंट लोडिंग के बारे में जान पाएंगे कि इसका क्या यूज है। 2 पॉइंट लोडिंग से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। 2 पॉइंट लोडिंग जो है वो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है, तो इन चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्टरी पार्ट को। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लेक्सुरल स्ट्रेस। हाँ, तो फ्लेक्सर का मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। फ्लेक्सर मतलब बेंडिंग और फ्लेक्सुरल स्ट्रेस मतलब बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम बेंडिंग स्ट्रेस भी है या फ्लेक्सुरल स्ट्रेस है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन सॉलिड मैकेनिक्स। और इसके बेसिस पे आपका जो कंक्रीट स्ट्रक्चर है उसका, या फिर किसी भी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का मैक्सिमम टॉपिक है, उन सब में ये फ्लेक्सुरल स्ट्रेस डेफिनेटली आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। और इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट जो है कई सारे चैप्टर्स में कंबाइन करके दिए जाएंगे। जैसे कुछ चैप्टर है कंबाइंड फ्लेक्सर एंड शियर, कंबाइंड फ्लेक्सर एंड टॉर्सन, हाँ, कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्सन। तो ऐसे कई चैप्टर्स हैं जहाँ पे इनका इफेक्ट आता है, या जहाँ कोई भी इसेंट्रिक लोडिंग होती है किसी भी स्ट्रक्चर में, तो वहाँ पे फ्लेक्सुरल स्ट्रेस भी होता है और वहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेस भी होता है। तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे आपके जो कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। ये जो टॉपिक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है SFD और BMD। तो बेसिकली जो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट है वो क्या होता है, उसको हम लोग स्ट्रेस रिजल्टेंट कहते हैं। ठीक है, यानी बीम में जब भी हम लोग लोडिंग करते हैं तो बीम के अंदर स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, और उन सारे स्ट्रेसेस का जो रिजल्टेंट होता है, यानी स्ट्रेस को अगर हम पूरे एरिया में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो फोर्स के रूप में निकल के आता है। यानी स्ट्रेस का रिजल्टेंट जो है कहीं ना कहीं फोर्स का रूप लेता है या मोमेंट का रूप लेता है। ठीक है, तो स्ट्रेस के रिजल्टेंट को हम लोग बेंडिंग मोमेंट या शियर फोर्स कहते हैं। और इसको निकालना हम लोगों ने लास्ट क्लास में, या लास्ट जो टॉपिक था SFD या BMD का, उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया है। ठीक है, तो स्ट्रेस रिजल्टेंट हम लोगों ने पहले निकाला और बाद में अब हम लोग स्ट्रेस निकालते हैं। नहीं तो जनरली पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को निकालते हैं और बाद में उसके रिजल्टेंट को निकालते हैं। पर यहाँ पे पहले हम लोग स्ट्रेस रिजल्टेंट ही निकाल रहे हैं और बाद में स्ट्रेसेज को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया 2 तरह के स्ट्रेस रिजल्टेंट हैं। एक को हम लोग शियर फोर्स कहते हैं और दूसरे को बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। तो इसका मतलब क्लियर है कि जिस स्ट्रेस रिजल्टेंट का रिजल्ट शियर फोर्स के टर्म में आता है
उसको हम लोग शियर फोर्स कहेंगे। और जिस भी स्ट्रेस का रिजल्टेंट मोमेंट के टर्म में आता है जो कि बेंडिंग से प्रोड्यूस हो, तो उसको हम लोग बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट्स आर स्ट्रेस रिजल्टेंट्स of bending stresses and shear force are the stress resultant due to shear stresses। तो सारे shear stress का resultant को हम लोग क्या कहेंगे, shear force कहेंगे, और सारे bending stress का resultant जो होगा उसको हम लोग bending moment कहेंगे। तो bending moment is the combination of all bending stresses acting at a particular section and shear force is the resultant of all shearing stresses जनरेटेड इन ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ ए बीम। बीम में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जैसा कि मैंने बताया था आपको। अब बीम में अगर हम लोड लगाते हैं तो हर सेक्शन पे अलग अलग इफेक्ट होता है, यानी उसके हर सेक्शन पे बेंडिंग स्ट्रेस भी अलग होगा और शियर स्ट्रेस भी अलग अलग होगा। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस जो है उसको हम लोग इस चैप्टर में डिस्कशन नहीं करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस की चर्चा करेंगे या फ्लेक्सुरल स्ट्रेस की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसके बेसिस पे क्या होता है, अगर हम लोग ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक बीम के डिजाइन या एनालिसिस का प्रॉब्लम जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यानी किसी बीम को हम लोग अगर जब भी एनालाइज करने की कोशिश करें या उसको डिजाइन करने की कोशिश करें तो वहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में फ्लेक्सुरल स्ट्रेस या बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो आपके सामने आता है। तो बेंडिंग मोमेंट जनरेट कैसे होता है मैंने ऑलरेडी बता दिया कि बेंडिंग मोमेंट कभी भी बीम में अगर हम लोग ट्रांसवर्स लोडिंग करते हैं तो बेंडिंग मोमेंट उसके सेक्शन में जनरेट हो जाता है। ठीक है, यानी मान लीजिए अगर ये बीम है तो इस बीम में अगर हमने ट्रांसवर्स लोड लगाया या ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मोमेंट अप्लाई किया, ठीक है, तो इस बीम की बेंडिंग होगी। इसके बेंडिंग की वजह से इस बीम में बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। तो यहाँ पे वही चीज लिखा है, इट इज जनरेटेड ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लोड्स अलोंग ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ बीम। अगर बीम के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग हम फोर्स लगाते हैं तो उस बीम में एक्सियल स्ट्रेस या डायरेक्ट स्ट्रेस जनरेट होता है, लेकिन अगर लोड को हम लोग ट्रांसवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा। और इसके कारण क्या होता है, बीम जो है डिफ्लेक्ट करता है या बेंट हो जाता है, यानी मुड़ जाता है। तो बीम में बेंडिंग होती है या डिफ्लेक्शन हो जाता है और ये जो है कर्व के रूप में डिफ्लेक्ट होता है। तो इस डिफॉर्मेशन के कारण लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस या स्ट्रेन जो है वो बीम के सेक्शन में सेटअप हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल से दिखाना चाहूँ, देयर इज वन रिफिल। मैंने क्या किया, ये रिफिल पे ऐसे लोड लगाया, रिफिल है ऐसे रखा हुआ, ये एक बीम है सपोज, इस बीम के ऊपर हमने क्या किया, ट्रांसवर्स लोड लगा दिया। तो क्या हो गया, बीम एक कर्व के रूप में डिफ्लेक्ट हो गया। देख रहे हैं, दिस बीम इज डिफ्लेक्टिंग अलोंग अ कर्व, एक कर्व बन रहा है। तो ये बेंड हो रहा है एक कर्व के रूप में या डिफ्लेक्ट हो रहा है। इसके बेंड होने की वजह से क्या होगा, इसके मटेरियल में स्ट्रेन जनरेट होंगे और उस स्ट्रेन के कारण जहां कहीं भी स्ट्रेन जनरेट होगा तो वहां पे स्ट्रेसेस भी डेवलप करेंगे। तो इसमें बेंडिंग के कारण कुछ स्ट्रेन जनरेट हो गया, या तो ऐसे बेंड करेगा या ऐसे बेंड करेगा। इन दोनों के कारण इसके मटेरियल में स्ट्रेन कुछ डेवलप हो रहे हैं और उस स्ट्रेन के कारण जो है स्ट्रेसेस क्रिएट हो रहे हैं इस बीम के मटेरियल में। तो इस तरह से बेंडिंग के कारण किसी भी मटेरियल में स्ट्रेन जनरेट होता है। मान लीजिए ये मटेरियल कुछ दूसरा है तो इसमें ज़्यादा स्ट्रेन हो रहा है, इसमें स्ट्रेस का वैल्यू जो है कुछ और होगा। इस मटेरियल में स्ट्रेन थोड़ा कम हो रहा है, देखिए मैं लोड लगा रहा हूँ तो ये कम डिफ्लेक्ट कर। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग डिफॉर्मेशन या अलग अलग उसमें बेंडिंग स्ट्रेसेस या बेंडिंग स्ट्रेन जो है जनरेट हो सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये जो स्ट्रेस हैं इन स्ट्रेस को हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं और ये स्ट्रेस जो है बेंडिंग मोमेंट से रिलेटेड होते हैं। यानी जितना ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करता है उससे ये उसका कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। तो अगर हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं तो उसके हेल्प से हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस निकाल सकते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट निकालना हम लोगों ने कहाँ पे सीखा है, लास्ट चैप्टर में। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने क्या सीखा है कि अगर किसी भी बीम पे लोड लगेगा, किसी भी कंडीशन का लोड लगेगा तो हम उसके किसी भी सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट को निकाल सकते हैं, है ना। इस बात को आप लोगों ने सीखा है और इससे रिलेशन है स्ट्रेस का। तो बेंडिंग मोमेंट को निकालने के बाद हम लोग स्ट्रेस आराम से निकाल सकते हैं।
इसके बाद इसका रिलेशन किससे और होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर से होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, इसके बारे में पढ़ा है। तो जो स्ट्रेसेज हैं वो कई चीज़ों पे डिपेंड करेंगे। पहला जो है बेंडिंग मोमेंट, दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसके बाद क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन एंड मटेरियल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये जो है डिफ्लेक्टेड शेप का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, पहले से भी पढ़े होंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाना चाहूँ तो हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। अगर मैंने लोड लगाया तो ये बेंड हो गया, ठीक है। इसकी बेंडिंग हो सकता है ये पैराबोलिक हो या किसी अलग अलग शेप के कर्व में ये बेंड हो गया, कोई एक डेफिनेट शेप नहीं है, हर पॉइंट पे अलग अलग कर्व है। तो इसके किसी भी पॉइंट पे अगर हम कोई सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं तो उस सर्किल का जो रेडियस होगा उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब अगर मान लीजिए ये एक सर्कुलर आर्च के रूप में बेंड करता है ऐसे, ठीक है, तो ये सर्कुलर आर्च अगर रहेगा तो इसका रेडियस हर पॉइंट पे सेम होगा क्योंकि ये एक सर्कल का पार्ट है। लेकिन अगर ये नॉन सर्कुलर कर्व में डिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसका हर पॉइंट जो है अलग अलग रेडियस के सर्कल से बना हुआ है। हर पॉइंट पे अगर सर्किल हम ड्रॉ करेंगे तो उसका रेडियस अलग अलग होगा, तो हर पॉइंट की कोरिस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होगा। तो बेंडिंग स्ट्रेस जो है मटेरियल पे जो बेंडिंग मोमेंट लगता है या मटेरियल के सेक्शन पे जो बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, बेंडिंग मोमेंट पे डिपेंड करेगा। उसके बाद जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उस पर डिपेंड करेगा, और साथ में ये किस पे डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन पे एंड मटेरियल प्रॉपर्टीज पे। तो मान लीजिए अगर कोई बीम इस तरह का है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का है, ठीक है, सेम मटेरियल है, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, देखिए इसका जो डायमेंशन है वो सर्कुलर है ऐसे। तो अगर सेम मटेरियल का हम लोग सेम ही मास का दूसरे क्रॉस सेक्शन का, यानी ये सर्कुलर है, अगर मैं रेक्टेंगुलर एक सेक्शन बना लूं इतने ही वेट के मटेरियल का, इतना ही लेंथ का, तो क्या होगा, उसका बेंडिंग अलग होगा और इसकी बेंडिंग अलग होगी। यानी मटेरियल के प्रॉपर्टीज के अलावा सेक्शन के प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई, यानी ये सर्कुलर है कि रेक्टेंगुलर है कि ट्रायंगुलर है या डायमंड शेप का है। तो इसका क्रॉस सेक्शन किस शेप का है उस पर भी फ्लेक्सुरल स्ट्रेस डिपेंड करेगा। और चौथा हो गया मटेरियल के प्रॉपर्टी पे, यानी उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। हाँ, जनरली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ही पिक्चर में आता है बेंडिंग स्ट्रेस के दौरान। तो तो अलग अलग, मान लीजिए अगर ये स्टील का, ये प्लास्टिक का है, कोई अगर स्टील का मटेरियल होगा या कोई एल्यूमिनियम का मटेरियल होगा तो उनमें अलग अलग बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। तो 4 चीजें हो गई जिनके ऊपर बेंडिंग स्ट्रेस डिपेंड करता है। सबसे पहला क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट। तो इसको हम लोग कहाँ से निकाल सकते हैं, SFD BMD वाले चैप्टर से। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर को निकालना अभी बताया जाएगा। क्रॉस सेक्शन डायमेंशन ये आपको दिया रहेगा प्रॉब्लम में, और मटेरियल की प्रॉपर्टीज यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वगैरह ये भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। तो व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट इज टू कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर एटसेट्रा। तो ये जो रिलेशनशिप है, यानी ये जितने भी ये प्रॉपर्टीज हैं, बेंडिंग मोमेंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन और मटेरियल प्रॉपर्टी, इन सबके बीच में एक रिलेशनशिप होता है और इस रिलेशनशिप को हम लोग बेंडिंग इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग बेंडिंग इक्वेशन की बात करेंगे या फ्लेक्सुरल इक्वेशन की बात करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि ये सारे जो चीज हैं वो आपके सामने फिर से आएंगे, ठीक है। तो इनकी चर्चा हम लोग थोड़ी देर बाद करेंगे कि बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है। और अगर हम बेंडिंग इक्वेशन को अच्छे से समझ जाएंगे तो ये पूरा ही चैप्टर सिर्फ उसी एक इक्वेशन पे बेस्ड होता है, ठीक है। और इस इक्वेशन को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग के आधार पे। और थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग यहाँ लिखा है, प्योर एक टर्म है, इसको जनरली जो है हम लोग हटा देते हैं और सिंपली थ्योरी ऑफ बेंडिंग लिखते हैं। तो जब भी हम लोग थ्योरी ऑफ बेंडिंग की बात करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग की बात कर रहे हैं, और इस चैप्टर में हम लोग प्योर बेंडिंग की ही बात करेंगे। तो प्योर बेंडिंग के थ्योरी को समझने के बाद हम लोग बेंडिंग इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं। और बेंडिंग इक्वेशन को निकालने से पहले हम लोग इन सारी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे अब जो प्योर बेंडिंग का ये नाम निकल के आया है, इसका कुछ मतलब होता है, ठीक है। तो देखिए इसका क्या मतलब है।
प्योर का मतलब हो गया वहां सिर्फ बेंडिंग ही हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है, वहां पे ना तो शियर हो रहा है ना डायरेक्ट स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, सिंपली बेंडिंग हो रही है, तो इसको हम लोग प्योर बेंडिंग कहेंगे। तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या है। दिस टाइप ऑफ बेंडिंग इज डिफाइंड एज फ्लेक्सर कंडीशन ऑफ ए बीम subjected to a constant bending moment. Constant bending moment occurs only when dm by dx is equal to 0. तो यानी किसी भी बीम पे अगर बेंडिंग मोमेंट हर क्रॉस सेक्शन पे सेम लगेगा, कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट रहेगा। जैसे मान लीजिए ये एक बीम है, ये एक बीम है, अगर इस बीम के हर क्रॉस सेक्शन पे सेम मोमेंट m एक्ट करेगा तो हम कहेंगे कि इसके क्रॉस सेक्शन, इसका जो बेंडिंग मोमेंट है वो कांस्टेंट है। देखिए इस बीम के लिए अगर मैं बात करूं, यहाँ मैंने BMD खींचा है, BMD किसी भी क्रॉस सेक्शन पे देखिए सबका मैग्नीट्यूड सेम है, यानी m मैग्नीट्यूड का ही बेंडिंग मोमेंट इसके सारे क्रॉस सेक्शन पे है, तो इसका मतलब यहाँ बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट हो गया। तो जैसे ही कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट हो गया तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, dm by dx 0 हो जाएगा। अगर m कांस्टेंट हो जाए तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 0। और लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि dm by dx को हम लोग v भी कहते हैं, तो यानी v इक्वल टू 0। तो v का मतलब क्या है, यहाँ v का मतलब क्या है, शियर फोर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी प्योर बेंडिंग होगा तो बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट हो जाएगा और शियर फोर्स वहां पे 0 हो जाएगा, यानी सिर्फ बेंडिंग मोमेंट ही एक्ट करे ऐसे बीम को हम लोग प्योर बेंडिंग कहेंगे, प्योर बेंडिंग वाला बीम कहेंगे, और वहां पे शियर स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन। अब देखिए यहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम भी खींचा गया है। शियर फोर्स डायग्राम में 0 शियर फोर्स है, क्योंकि यहाँ पे कोई शियर फोर्स डेवलप ही नहीं हो रहा है। अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको कोई भी शियर फोर्स नहीं मिलेगा। आप इसको कैलकुलेट करके एक बार देखिएगा, देयर इज नो शियर फोर्स एक्टिंग एनीवेयर ऑन दिस बीम। तो दिस इज कॉल्ड प्योर बेंडिंग कंडीशन। अब यहाँ पे भी देखिए एक फिक्स्ड बीम है, कैंटिलीवर बीम है, इसके एंड पे एक मोमेंट लग रहा है, तो इस मोमेंट के कारण इसके सपोर्ट पे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे जो कट कर दिया गया है, इसका मतलब हो गया सपोर्ट मोमेंट। ये अप्लाइड मोमेंट है और सपोर्ट मोमेंट को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन से उसको स्ट्राइक कर देते हैं, तो दिस इज सपोर्ट मोमेंट। तो इस मोमेंट के कारण जब भी हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींचेंगे तो ये कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट खींचेगा और उसका BMD यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। फिर इसका शियर फोर्स डायग्राम जो है वो 0 होगा। ठीक है, तो वी कैन से दैट ऑल दीज कंडीशंस आर फॉर प्योर बेंडिंग। तो क्या ऐसा होता है प्रैक्टिकली, ऐसा कोई भी बीम है स्ट्रक्चर में जहाँ पे प्योर बेंडिंग होता है? क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है प्योर बेंडिंग कंडीशन को जनरेट कर देना? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू जनरेट प्योर बेंडिंग। ठीक है, हर जगह इम्प्योर बेंडिंग ही होता है या नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग होता है, क्योंकि हम लोग किसी भी बीम का क्रॉस सेक्शन इक्वली बिहेव करे, उसकी कंपोजिशन एकदम एक जैसी हो हर जगह, या लोडिंग कंडीशन भी एकदम से यूनिफॉर्म हो, ऐसा होना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जनरली प्योर बेंडिंग जो है वो रेयरली ही अवेलेबल होता है, वरना हर जगह जो है नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग ही देखने को मिलता है। और खास करके हमारे स्ट्रक्चर में कहीं भी प्योर बेंडिंग नहीं होता है, हर जगह नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग होता है। तो हम लोग जो है आइडियल केस को यहाँ पे पढ़ेंगे, प्योर बेंडिंग को, और उसको नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग में इनकॉर्पोरेट करेंगे कि कैसे वो इनकॉर्पोरेट होगा। तो अभी हम फिर बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग की। तो नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग का मतलब हो गया जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट नहीं हो। ठीक है, यानी जो भी केस प्योर बेंडिंग का नहीं हो उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग कहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सच बीम इज डिफाइंड एज फ्लेक्सर ऑफ बीम सब्जेक्टेड टू प्रेजेंस ऑफ शियर फोर्स। यानी जैसे ही शियर फोर्स प्रेजेंट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ शियर फोर्स की कुछ वैल्यू हो गई, तो इसका मतलब m जो है कांस्टेंट नहीं रहा। m कांस्टेंट रहेगा तब ये 0 हो जाएगा, और अगर m की वैल्यू कुछ रहेगी, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, वेरी करेगा, तो शियर फोर्स का कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगा। तो जिस बीम में शियर फोर्स मौजूद रहेगा वहाँ ऑब्वियसली दिस m इज नॉट कांस्टेंट। तो अगर m कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म है। अगर m कांस्टेंट रहता तो यूनिफॉर्म बेंडिंग हो जाता है, लेकिन m कांस्टेंट नहीं है तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे शियर फोर्स प्रेजेंट होगा, और ऐसे बीम को हम लोग, ऐसे बीम में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग मोमेंट लगता है या वेरिंग बेंडिंग मोमेंट लगता है।
बीम के पूरे स्पैन पे, ठीक है। तो ये क्या होता है, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस कंडीशन में। जनरली हम लोग लैब में जो एक्सपेरिमेंट्स हम लोग करते हैं प्योर बेंडिंग के लिए, तो चूँकि मैंने आपको बताया कि प्योर बेंडिंग डेवलप करना काफ़ी मुश्किल है, तो हम लोग 2 पॉइंट लोडिंग का सहारा लेते हैं लैब में। जब भी हम लोग को प्योर बेंडिंग के टाइप का अगर कुछ एनालिसिस करना हो लैब में, तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल बताया गया है। A combination of pure bending and non-uniform bending both can be seen in case of symmetrical 2-point loading in a simply supported beam। अगर simply supported beam है, उसमें हम लोग एक लोड लगा देते हैं, तो क्या होता है, उसका BMD इस तरह से ऐसे निकलेगा, ठीक है। सिंगल लोड के लिए आप लोगों को बताया गया था, ऐसे ट्रायंगुलर शेप में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है, यानी वो हमेशा वेरी करता है और इधर भी वेरी करता है। तो अगर हम लोग सिमेट्रिकली 2 पॉइंट लोडिंग करते हैं किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम में, तो वहाँ पे प्योर बेंडिंग और नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग दोनों ही देखने को मिलता है। तो देखिए इस कंडीशन को अगर आप एनालाइज करेंगे, मैंने कुछ लैब के एक्सपेरिमेंट आप लोग को दिए थे लास्ट सेम में, तो उसमें भी फ्लेक्सर का एनालिसिस करने के लिए, बीम का फ्लेक्सुरल एनालिसिस के लिए 2 पॉइंट लोडिंग ही किया गया था। आप लोग देखिएगा मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में वो दिखाया गया था प्रैक्टिकल कॉपी में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम लोग शियर फोर्स डायग्राम खींचें, तो देखिए यहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम P हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, तो 2 लोड P लग रहे हैं, यानी 2P हो गया, और सिमेट्रिकली लग रहे हैं तो दोनों ही रिएक्शन P और P का हो जाएगा। अब मैं अगर इस पार्ट को कट कर दूं और इधर से चलूं, तो राइट और अप होगा। राइट अप क्या हो जाएगा, निगेटिव, यानी शियर फोर्स यहाँ पे निगेटिव हो गया, और कितना होगा, P के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक P हो जाएगा, और जैसे ही इधर बढ़ेंगे तो राइट अप हो गया और लेफ्ट डाउन हो गया, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। तो इस पॉइंट के इधर जो है शियर फोर्स कितना हो जाएगा, 0। ये P निगेटिव और दिस P इज पॉजिटिव। अगर हम लोग इधर से इधर बढ़े और इस क्रॉस सेक्शन को पार करें, जैसे ही हम लोग इस पॉइंट के इधर चलेंगे तो शियर फोर्स 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो शियर फोर्स फिर से लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इधर हमारा कुछ शियर फोर्स है, इधर भी शियर फोर्स है, और बीच में शियर फोर्स नहीं है। तो इस बीच वाले पोर्शन में हम लोग प्योर बेंडिंग को देख सकते हैं, और इस रीजन में क्या हो जाएगा, ये वाला रीजन और ये रीजन, ये नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग का रीजन हो गया, और ये जो बीच वाला रीजन है ये प्योर बेंडिंग का रीजन हो गया, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट हो गया, बिकॉज देयर इज नो शियर फोर्स। देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में भी ये BMD है, BMD में यहाँ से मोमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, और यहाँ के बाद BMD जो है वो बेंडिंग मोमेंट को कांस्टेंट कर रहा है, और फिर से बेंडिंग मोमेंट घट रहा है। तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग, एंड दिस इज कांस्टेंट बेंडिंग, ठीक है। तो दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर एंड इम्प्योर बेंडिंग। और जनरली लैब में हम लोग 2 पॉइंट लोडिंग करके इस तरह के केसेस डेवलप करते हैं, और ये बीच वाले, अब इस बीच का कोई सेक्शन को हम एनालाइज करेंगे तो प्योर बेंडिंग को हम लोग वहां से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज 2 पॉइंट लोडिंग इन आवर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, ओके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में हम लोगों ने फ्लेक्सुरल स्ट्रेस या बेंडिंग स्ट्रेस के इंट्रोडक्शन पार्ट को देखा, स्ट्रेस रिजल्टेंट्स के बारे में सीखा, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंस के बारे में सीखा कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में इस चैप्टर का क्या इम्पोर्टेंस है। उसके बाद हम लोगों ने बेंडिंग फेनोमेना को डिमॉन्स्ट्रेट करके देखा, रेडियस ऑफ कर्वेचर और कर्वेचर को डिमॉन्स्ट्रेट करके देखा कि बेंडिंग में कैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है और कर्वेचर क्या होती है, उनकी एक्सटेंट कैसे कैसे चेंज होती है बेंडिंग के कारण। तो उन चीज़ों को हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया। उसके बाद हम लोगों ने कुछ वेरिएबल्स के बारे में बात किया जिसपे बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो डिपेंड करती है। साथ में हम लोगों ने प्योर बेंडिंग और नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग के बारे में भी बात किया, और 2 पॉइंट लोडिंग के बारे में भी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन देखा। इस चैप्टर के अगले वीडियो में सेकेंड पार्ट में हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उन चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।